तो हमने लास्ट क्लास में स्टेबिलिटी तक पढ़ लिया था। स्टेबिलिटी बेसिकली एक बॉडी की एबिलिटी है विच इज लाइक मेकिंग द बॉडी एबल टू मेंटेन इट्स ओरिएंटेशन। तो जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी एक स्टेट ऑफ ओरिएंटेशन में है, लाइक वो हॉरिजॉन्टली रखी हुई है या फिर वो वर्टिकली स्टैंड कर रही है, वहां पर बस उस बॉडी की कोशिश ये होती है कि वो अपनी ओरिएंटेशन को मेंटेन रखे। इट इज नॉट लाइक इजी टू चेंज इट्स ओरिएंटेशन, बस उसकी ये कोशिश होती है। इफ द ऑब्जेक्ट और द बॉडी इज केपेबल इनफ टू हैंडल इट्स ओरिएंटेशन, लाइक अगर इस बॉडी को आप रोटेट या फ्लिप नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट या बॉडी स्टेबल है। लेकिन अगर आप उस बॉडी को रोटेट कर पाए या फ्लिप कर दें आसानी से या विद सम लाइक मिनिमल अमाउंट ऑफ एफर्ट, तो उस ऑब्जेक्ट या बॉडी को हम क्या कहेंगे? लेस स्टेबल कहेंगे। नाउ वी हैव गॉट डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ स्टेबिलिटी। के सवाल ये बनता है कि सर स्टेबिलिटी हम जज कैसे करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल है या नहीं? सिर्फ देखने से कैसे पता चलेगा? तो वो देखने से बिल्कुल पता चल जाएगा। आपके पास कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपने याद रखना है और उन फैक्टर्स को जज करें आप किसी भी बॉडी पर रखकर, तो यू विल हैव एन आइडिया वेदर द ऑब्जेक्ट इज अ गुड स्टेबल ऑब्जेक्ट और इट इज हैविंग अ लेस स्टेबिलिटी। तो ये आप जज कर पाएंगे। वो फैक्टर्स क्या है? वो तीन फैक्टर्स हैं आपके पास। द फर्स्ट वन इज हाइट, द सेकंड वन इज सेंटर ऑफ मास एंड द थर्ड वन इज द बेस एरिया। तो जो पहला है आपके पास दैट इज हाइट। हाइट क्या है कि ऑब्जेक्ट कितनी लेंथ में है, लाइक हाउ हाई इज इट फ्रॉम द रेस्टिंग पोजीशन, लाइक जहां पर वो रेस्ट कर रहा है उस बेस एरिया या उस बेस से वो कितना हाई जा रहा है, व्हाट इज इट्स हाइट। तो पॉइंट ये बनता है कि हाइट का रिलेशन क्या है स्टेबिलिटी के साथ। सो द रिलेशन ऑफ हाइट विद स्टेबिलिटी इज ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, लाइक वो इनवर्सली रिलेटेड है, which means that if you are increasing the height, the stability would reduce। इसीलिए जो शॉर्टर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा दिखेगी आपको, और जो टॉलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। जस्ट टू हैव एन एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सोफा सेट एंड ऑफ अ लैडर। जो लैडर है उसको आप हल्का सा भी पुश करते हो तो वो फ्लिप कर जाती है, इट जस्ट फ्लिप्स ओवर। While if you are having a sofa set and you push it forward, it will not flip over। वो आसानी से फ्लिप नहीं कर पाएगा। Now the point here is कि सोफा जो है वो हाइट में कम है comparative to the ladder and the ladder is very high। तो जब कोई चीज हाई हो जाती है, उसकी हाइट ज्यादा हो जाती है, तो उसको फ्लिप करना, उसको टॉपल करना आसान हो जाता है, which means कि उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई है। इन अगेंस्ट ऑफ इट सोफा जो कि कम हाइट के साथ है, तो अगर आप हाइट कम कर देंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, मतलब उसे टॉपल करना मुश्किल हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास क्या चीज है? सेंटर ऑफ मास बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां पे आपकी बॉडी का टोटल मास दो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड हो जाए। कितने पोर्शंस में? दो पोर्शंस में डिवाइड हो जाए। नाउ द पॉइंट हियर इज that whenever you are having a body or an object, you can definitely judge the center of mass। center of mass आप जज कर सकते हैं। कैसे जज होगा? उसके दो तरीके, एक है आसान तरीका, दूसरा मुश्किल वाला है, वो हम बाद में सीखेंगे। तो पहले आसान तरीका समझ लेते हैं। आसान तरीका क्या है कि आपके पास जो भी ज्योमेट्रिकल शेप है उसमें आप लाइंस मार्क करें, लाइक आप एक वर्टिकल लाइन मार्क कर दें, एक हॉरिजॉन्टल मार्क कर दें और फिर स्लैंटेड लाइंस को मार्क कर दें दोनों साइड से। तो आप देखेंगे कि एक सर्टेन पोजीशन या एक सर्टेन पॉइंट पे वो सारी लाइंस कोइंसाइड हो रही हैं। ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू कोइंसाइड एट अ सर्टेन पॉइंट। सो दिस वेरी पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अब इसको हम जज कैसे करते हैं कि कौन सी साइड से हम इक्वल बना पा रहे हैं मास को या नहीं? ये हमने कल पढ़ा था इनफैक्ट लास्ट क्लास में। तो उसका कॉन्सेप्ट यही है कि आप जब लाइन मार्क करेंगे तो दोनों साइड्स जो आपके बनेंगे या दो पोर्शंस जो बनेंगे ऑब्जेक्ट के, उनका मास इक्वल होना चाहिए।
बस ये हमारा लॉजिक है सेंटर ऑफ मास की लाइंस को मार्क करते हुए। तो ज्योमेट्रिकल शेप्स में आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा ज्योमेट्रिकल सेंटर ही होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ही आपका सेंटर ऑफ मास होता है। लेकिन नॉन ज्योमेट्रिकल का जो सेंटर ऑफ मास है वो फिर डिफरेंट है, उसको निकालने की टेक्निक भी अलग है, वो हमने बाद में समझना। नाउ कमिंग ऑन टू द रिलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद स्टेबिलिटी। सेंटर ऑफ मास तो आपने समझ लिया क्या होता है, लेकिन अब ये भी तो समझना है कि सेंटर ऑफ मास का स्टेबिलिटी के साथ क्या ताल्लुक है। तो सेंटर ऑफ मास का स्टेबिलिटी के साथ इनवर्स रिलेशन। तो सेंटर ऑफ मास और स्टेबिलिटी एक दूसरे के जानी दुश्मन है। तो जैसे ही स्टेबिलिटी बढ़ना चाहती है, सेंटर ऑफ मास को हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, नीचे आ जाता है वो, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और जब स्टेबिलिटी कम आना चाहती है या कम होना चाहती है, तो हम सेंटर ऑफ मास को बढ़ा देते हैं। अब बढ़ाना और कम करना कैसे हो रहा है, तो बेसिकली आप ये जज करते हो कि ये मेरा बेस एरिया या बेस है ऑब्जेक्ट की, यहाँ से सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर रखा हुआ है, बेस से सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर रखा हुआ है, वो मेरा स्टेबिलिटी को जज करने का पॉइंट है या ये कॉन्सेप्ट है। आप ऐसे समझे कि सेंटर ऑफ मास बेस से कितनी दूर है वो जज करेगा मेरी स्टेबिलिटी। तो जितना ही आप बेस एरिया और सेंटर ऑफ मास में गैप बढ़ाते जाओगे, आपकी स्टेबिलिटी प्लंज कर दी जाएगी, कम होती जाएगी। और अगर मैं बेस एरिया के साथ सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस या फासला कम कर दूं, करीब ले आऊं मैं, तो क्या होगा, उस सूरत में मेरा जो स्टेबिलिटी है ऑब्जेक्ट का वो बढ़ जाएगा। सेंटर ऑफ मास अगर बेस के करीब आ जाएगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे पास ट्रेन की और स्पोर्ट्स कार्स की है। जो फॉर्मूला रेसिंग कार्स होती है, आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होंगी, सुना भी होगा कि स्पोर्ट्स कार्स जो होती है वो बहुत लो होती है, उनकी ग्राउंड क्लियरेंस कम होती है। आई एम नॉट श्योर इफ यू पीपल आर अवेयर ऑफ द टर्म ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस ये होती है कि ऑब्जेक्ट या जो कार है वो ग्राउंड से कितनी ऊपर है। तो अगर वो ग्राउंड से ज्यादा ऊपर हो जाएगी तो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है, और अगर वो ग्राउंड से बिल्कुल चिपकी हुई है, जैसे आपने देखा होगा बुगाटी या फरारी जो है, वो जमीन के साथ लगी हुई होती है, बिल्कुल दे आर जस्ट 2 or maybe 4 inches अबव द ग्राउंड, बहुत कम ग्राउंड क्लियरेंस होती है। तो उनको जमीन के करीब इतना क्यों रखा जाता है, उनको जमीन के करीब इसलिए रखते हैं ताकि उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाए, नीचे आ जाए। तो अगर मेरे पास एक फॉर्मूला रेसिंग कार है तो उसका सेंटर ऑफ मास बहुत कम रखा जाता है, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल जमीन के करीब रखा जाएगा ताकि उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी कम रहे और सेंटर ऑफ मास नीचे आने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो सेंटर ऑफ मास को कम करने के लिए हमने क्या किया, ग्राउंड क्लियरेंस कम कर दी, कार को बिल्कुल जमीन के करीब ले आए, उसकी हाइट कम कर दी कार की हमने। तो क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं होगा। अब आप हाइट चेक करें, इट वुड बी प्रोबेबली 2 inches मे बी। सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी आ रही है, 2 इंच आ रही है। अब इन अगेंस्ट ऑफ इट अगर मैं ट्रेन की बात करूं, तो ट्रेन बहुत बड़ी होती है और उसके व्हील्स भी बड़े होते हैं। तो अब अगर इसका सेंटर ऑफ मास देखें तो वो यहाँ पे है। अब देखें हाइट सेंटर ऑफ मास की कितनी बन रही है, इट वुड बी अराउंड मे बी लाइक 40 inches और 50 inches। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरे पास जो कार थी उसकी सेंटर ऑफ मास की हाइट आ रही है 2 इंचेस, जबकि ट्रेन की सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी आ रही है, 50 इंचेस। तो सेंटर ऑफ मास देखें किसका कम है, जल्दी से बताएं, विच वन हैज अ लोअर सेंटर ऑफ मास, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी, सेंटर ऑफ मास किसका कम है। The first one, very good. So this one is having a lower center of mass. अब मुझे कोई ये बता सकता है which one will be more stable? ट्रेन का सेंटर ऑफ मास ज्यादा है और जो कार है उसका सेंटर ऑफ मास कम है। Which one will be more stable? The first one, since the center of mass
is directly proportional to stability. Sorry, center of mass is inversely proportional to stability. तो आप जैसे जैसे center of mass को कम कर रहे हो, stability बढ़ रही है. In against of it, we have our train over here. It has center of mass, which is again inversely proportional to stability. अब मैंने क्या किया है इस केस में, सेंटर ऑफ मास को बढ़ा दिया, तो स्टेबिलिटी क्या हो गई है, कम हो गई है. नाउ दिस इज द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रेन एंड स्पोर्ट्स कार्स. इसीलिए आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स कार्स व्हेन ट्रैवलिंग एट 300 और इवन 400 किलोमीटर पर आवर, दे डोंट टॉपल ओवर, वो पलटती नहीं है. लेकिन आप अगर ट्रेन को देखें तो ट्रेन जल्दी से टॉपल कर जाती है, और अगर वो भी पाकिस्तान की ट्रेन हो तो क्या ही बात है, जबरदस्त हो जाता है. फिर तो ये खड़े खड़े टॉपल कर जाती है. तो पाकिस्तानी ट्रेन हो या बाकी पूरे ग्लोबल ट्रेन हो, उनका सेंटर ऑफ मास काफी हाई होता है, जिसकी वजह से उन्हें टॉपल करना आसान है रिलेटिव टू आवर स्पोर्ट्स कार्स. नाउ द पॉइंट ओवर हियर इज कि सेंटर ऑफ मास का हमें स्टेबिलिटी के साथ रिलेशन समझ में आ गया है, प्लस प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल भी आ गई है. तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ट्रेन जो है वो इतनी आसानी से क्यों टॉपल ओवर कर जाती हैं, तो यू विल हैव अ श्योर शॉर्ट आंसर टू दैम. आपको एक परफेक्ट आंसर मिल चुका है अब. तो आपने उन्हें यही बताना है कि ट्रेन या ट्रक्स और जो ट्रॉलर्स होते हैं, हैवी लिफ्टर ट्रॉलर्स, वो इसीलिए टॉपल कर जाते हैं क्योंकि उनका सेंटर ऑफ मास ऊपर होता है ग्राउंड से. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब आ जाते हैं उस कॉन्सेप्ट की तरफ कि अगर मुझे एक नॉन ज्योमेट्रिकल शेप गिवन है तो उसका मैं सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करूँ. So we are here finding center of mass of non-geometrical object. तो नॉन ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड होगा, तो इसके लिए कुछ एक मल्टीपल स्टेप्स का प्रोसेस है, वो आपने फॉलो करना. So what you will have is a tripod stand right here, और आप बेसिकली क्या करोगे, आप इस ट्राइपॉड स्टैंड से हैंग कर दोगे अपने नॉन ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को. सो यू हैव योर नॉन ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट. अच्छा, नॉन ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को फिजिक्स की टर्म्स में लेमिना कहते हैं. कोई भी नॉन ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे फिजिक्स की टर्म्स में, लेमिना. तो लेमिना इज बेसिकली एनी इररेगुलर नॉन ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट. तो अब हम एक लेमिना का सेंटर ऑफ मास फाइंड करें. तो सबसे पहला काम हमने करना है कि इसको पकड़ के ट्राइपॉड स्टैंड पे हैंग करना है. वंस वी आर डन विद दैट, हमने लेना है एक स्केल या थ्रेड, और इस थ्रेड के जरिए हमने एक स्ट्रेट लाइन मार्क करनी है राइट फ्रॉम द सेंटर. सेंटर से एक लाइन मार्क करनी है. वंस वी आर डन विद दैट, हम क्या करेंगे, हम इस लेमिना को पकड़ेंगे और रोटेट करके दूसरे ट्राइपॉड स्टैंड में लगा देंगे. So we have got the exact same lamina, we have rotated it, और अब इसको हमने ट्राइपॉड स्टैंड पे दोबारा हैंग कर दिया. तो जो लाइन यहाँ पे प्रेजेंट थी वो अब हॉरिजॉन्टल हो चुकी है क्योंकि हमने लेमिना को रोटेट कर दिया. Once you are done with this, आप क्या करोगे, आप दोबारा से स्केल लाओगे और एक स्ट्रेट लाइन मार्क करोगे, बट दिस टाइम विद अ डिफरेंट कलर. तो अब ये एक सेकंड लाइन आ गई आपके पास. अब यही सेम प्रोसेस आपने एक और बार परफॉर्म करना है. यू विल ब्रिंग आउट द सेम ट्राइपॉड स्टैंड, यू विल हैव द एग्जैक्ट सेम लेमिना, लेकिन अगेन आपने उसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया है. सो यू विल सी दैट द हॉरिजॉन्टल लाइन इज नाउ समथिंग लाइक दिस, द प्रीवियस वर्टिकल लाइन लुक्स लाइक दिस, और जो मेरी वर्टिकल लाइन नई वाली है वो अब मैं यहाँ से मार्क कर दूंगा. तो अब मेरे पास टोटल 3 लाइंस आ चुकी हैं. एंड अगेन यू कैन सी दैट वी हैव अ सेंटर पॉइंट ओवर हियर जहां पर वो तीनों लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं. So that point is termed as the center of mass of this particular lamina. I hope this is perfectly clear. अगर किसी को इसमें कोई क्वेरी है तो मुझसे अभी पूछ लें. Otherwise,
kindly just confirm if all of you are perfectly clear on this. Amna, Husna, Mina, Umbal, all of you. Okay, I'll repeat this again, right from the very first step. तो होता ये है कि आप सबसे पहले एक लैमिना को लेकर आते हैं, उस लैमिना को हैंग करते हैं ट्राइपॉड स्टैंड को, फिर आप लाते हैं एक स्केल और वर्टिकल लाइन मार्क कर देते हैं। आपने क्या किया है, वर्टिकल लाइन मार्क कर दी। वंस यू आर डन विद दिस, आप क्या करोगे, इस लैमिना को पकड़ोगे, रोटेट करोगे और वापस लगा दोगे ट्राइपॉड स्टैंड पे, कुछ इस तरीके से। Again, what you will do is you will bring the scale and mark a vertical line again, right here. अब आपके पास कितनी लाइंस आ गई, 2 लाइंस आ गई। Now, what I will do is I will take out this lamina, rotate it again, put it like this, and I'll again bring out my scale and mark a vertical line like this. So now we have got 3 different lines, and all of these lines are going to coincide at one single particular point. ये एक पॉइंट पर coincide कर रही है। तो आपके पास 3 स्टेप प्रोसेस था जिसके जरिए आपने वर्टिकल लाइंस या लाइंस मार्क की हैं। All of them are coinciding at a particular point, and now they will have the center of mass for you, which is basically the intersection point of all 3 of these lines. I hope this is perfectly clear. Kindly just confirm if this is clear, otherwise I'll explain this again. सबको clear है या नहीं? Usma, Amna, yeah, is it perfectly clear? Okay, so moving forward, हमने ये समझ लिया है कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकलता है। अब सेंटर ऑफ मास को वेरी भी कर सकते हैं हम। लाइक मेरे पास एक बर्ड है और बेचारी बर्ड जो है, इसको बर्ड फ्लू हो चुका है, तो ये कुछ अजीब सी बर्ड हो गई है, बहुत बीमार है ये। तो ये बर्ड जो है, ये मैं अपनी फिंगर में बिठाना चाह रहा हूँ, और इनफैक्ट मेरे पाम की हालत भी कुछ ठीक नहीं है, तो मेरा हाथ जो है वो बर्ड से ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तो मैं इस बर्ड को अपने पास बिठाना चाह रहा हूँ, बट द प्रॉब्लम इज दैट द बर्ड इज टॉपलिंग ओवर, बार बार टॉपल कर रही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इसका सेंटर ऑफ मास नीचे ले आएंगे। मुझे ये पता है कि टॉपल क्यों करती हैं चीजें जब सेंटर ऑफ मास ऊपर होता है। तो सेंटर ऑफ मास नीचे ले आए अगर, तो ये स्टेबल हो जाएगी बर्ड, और फिर ये मेरी फिंगर पे बैठ पाएगी। तो मुझे अगर इसको अपनी फिंगर पे बिठाना है तो क्या करना चाहिए, सेंटर ऑफ मास को नीचे लाना चाहिए। सेंटर ऑफ मास नीचे कैसे आएगा, आप यहाँ पर कोई वेट हैंग कर दें, इसके लेग्स में कोई वेट हैंग करें ताकि इसका सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाए। सो whenever you wish to bring the center of mass down below, like आप नीचे लाना चाह रहे हैं उसे closer to base, तो आप क्या करोगे, आप नीचे की तरफ कोई वेट हैंग कर दोगे। इन अगेंस्ट ऑफ इट, अगर मैं सेम बर्ड के साथ ऑपोजिट प्रोसेस करना चाहूँ, लाइक आई हैव द सेम बर्ड, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसको थोड़ा सा लेस स्टेबल बनाते हैं। तो अब इसको लेस स्टेबल कैसे बनाएंगे हम इसको लेस स्टेबल बनाएंगे, ऊपर की तरफ मास रखते हैं, इस बर्ड के ऊपर मास रख देंगे, एंड द सेंटर ऑफ मास वुड गो अपवर्ड्स। तो जब भी कभी आप किसी चीज को स्टेबल बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास को नीचे ला सकते हैं बाय ब्रिंगिंग द मास और द वेट डाउन बिलो। ज्यादा मास नीचे एक्सर्ट कर दें या अटैच कर दें, सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाएगा। और अगर आप किसी चीज को अनस्टेबल करना चाहते हैं तो ज्यादा मास कहाँ रख दें, ऊपर रख दें। जैसे ही मास ऊपर जाएगा ऑब्जेक्ट अनस्टेबल हो जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंजिंग पोजीशंस फॉर द सेंटर ऑफ मास। तो अब जरा इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। लेट्स से मेरे पास ये बर्ड थी, तो इनिशियली इसका सेंटर ऑफ मास समवेयर हियर, इट वाज समवेयर हियर, ये यहाँ कहीं मौजूद था। जैसे ही मैं इसमें कुछ वेट लगाऊंगा तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा, डाउन बिलो।
नीचे आ जाएगा। यस, यू मे आस्क द क्वेश्चन में नाउ, व्हाट्स द क्वेरी। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से हम अपना सेंटर ऑफ मास वेरी कर सकते हैं। अगर मास आप ऊपर रखते हो ज्यादा, इफ यू हैव पुट अ लॉट ऑफ योर मास अपवर्ड्स, तो आप सेंटर ऑफ मास कहाँ चला जाएगा, अपवर्ड्स मूव हो जाएगा, तो इट वुड गो अपवर्ड्स, जिसकी वजह से ये लेस स्टेबल हो जाएगी एंड इट इज इजी टू टॉपल ओवर। इसको टॉपल करना आसान है। व्हाइल इन अगेंस्ट ऑफ इट वी हैव दिस वन, जहां पर मास नीचे अटैच कर दिया है, तो ये मोर स्टेबल हो गई है। सो दिस वन इज मोर स्टेबल। आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर नाउ। अब आगे चलते हैं। आगे एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ आपको कि हम मास अटैच करके किसी चीज की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, तो इसकी कोई प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल भी तो होगी। Yes, of course, you have got a practical life example. So a very good example is of a crane. So the crane basically attaches mass to the base to increase stability. तो क्रेन में क्या होता है, क्रेन में बेसिकली जो सेंटर ऑफ मास है वो वेरी करता है बहुत ज्यादा। उसका रीजन क्या है, यू हैव अ क्रेन ओवर हियर, इट इज हैविंग सम हैंडल फ्रॉम हियर, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने साथ अटैच करके पुल करता है। सो यू हैव दिस मास ओवर हियर। अब देखें क्रेन क्या करता है, क्रेन बेसिकली लिफ्ट्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस, इसको ऊपर लेकर आता है और फिर दूसरी तरफ लेकर जाता है। सो व्हेन इट वाज लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट वाज डाउन बिलो, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, नीचे। जैसे ही लिफ्ट करके ऊपर ले आए हैं तो सेंटर ऑफ मास कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब वापस जब आप लेकर जा रहे हैं दूसरी पोजीशन पे एंड यू आर पुटिंग इट डाउन, तो आप क्या करते हो, आप मास को नीचे लेकर जा रहे हो, तो आपकी जो स्टेबिलिटी है वो फ्लक्चुएट हो जाएगी, क्योंकि अब सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया, नीचे आ गया वापस। तो यहाँ पर तीन केसेस हुए। इस पोजीशन पे सेंटर ऑफ मास नीचे था, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ऊपर चला गया है, और फिर यहाँ पे सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया। तो तीन केसेस हैं, सेंटर ऑफ मास नीचे, सेंटर ऑफ मास ऊपर, सेंटर ऑफ मास अगेन नीचे। अच्छा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। द पॉइंट हियर इज दैट द क्रेन इज लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट, यहाँ से क्रेन ने लिफ्ट किया ऑब्जेक्ट को, पुल्ड इट ओवर एंड देन प्रेस्ड इट और थ्रू इट समवेयर ऑन टू द ग्राउंड। यहाँ से उठाया, हवा में ले जाते हुए दूसरी जगह पे रख दिया। तो जब आप ये पुल कर रहे हैं मास को, यू आर पुलिंग इट अप, तो यहाँ पर मास कहाँ रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास भी कहाँ होगा, नीचे होगा। जैसे ही क्रेन ने इसको लिफ्ट कर लिया तो सेंटर ऑफ मास ऊपर जा चुका है। नाउ इफ द क्रेन इज पुटिंग इट डाउन अगेन, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास वापस नीचे चला गया। तो सेंटर ऑफ मास नीचे, फिर सेंटर ऑफ मास ऊपर, और फिर सेंटर ऑफ मास नीचे। तो तीन अलग केसेस बन गए। प्रॉब्लम ये है कि इतनी सारी फ्लक्चुएशंस को हैंडल कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। इनिशियल डेज में यहाँ पे मास रखा जाता था, द क्रेन वाज फिल्ड विद ब्लॉक्स। तो जब ब्लॉक्स रख दिए जाते हैं तो उससे क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन आफ्टरवर्ड्स द फिजिसिस्ट केम विद एन आइडिया कि अगर हम मास रख के क्रेन को मूव करते हैं तो वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। व्हाई नॉट वी क्रिएट एन इंजन, और यहाँ पर हम एक इंजन फिट कर दें बड़ा, which produces some force। तो इंजन क्या करेगा, जब भी हमें जरूरत होगी स्टेबिलिटी बढ़ाने की, तो इंजन फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, द फोर्स वुड बी अप्लाइड डाउनवर्ड्स, विद दिस योर स्टेबिलिटी वुड बी मैनेज्ड। तो हमने क्या किया, हमने मास या इंजन को यूज करके स्टेबिलिटी बढ़ा ली by putting the engine or the mass inside the crane। जमीन की तरफ, ग्राउंड की तरफ हमने फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए या तो मास रखा क्रेन में या फिर इंजन फिट कर दिया। With both of these methods we were able to handle the changing stability of crane। तो इस तरीके से हमने क्रेन की स्टेबिलिटी को मैनेज किया।
दिस इज अ परफेक्ट प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, नो वरीज। सो बेसिकली यू हैव गॉट अ क्रेन व्हिच इज लिफ्टिंग सम ऑब्जेक्ट। जब ये मास को लिफ्ट करती है तो ये हवा में लेकर जाती है, लाइक ऊपर पुल कर लेती है ओवर द ग्राउंड, तो ये काफी ऊपर हो जाता है मास। जब मास ऊपर हो गया है तो सेंटर ऑफ मास भी ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से ये पूरी जो क्रेन है आपकी ये अनस्टेबल हो जाती है, शेकल हो जाती है बहुत ज्यादा, एंड इट लाइक इज वेरी क्लोज टू टॉपल ओवर, पलटने के करीब आ जाती है। तो हमें क्रेन को टॉपल होने से बचाना होता है। हम क्या करते हैं, हम बेस में मास ऐड कर देते हैं यहाँ पे। इस मास का पर्पस क्या है, इस मास का पर्पस है टू ब्रिंग डाउन द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को इस ब्लॉक के थ्रू जो हमने यहाँ पर रखा है, सेंटर ऑफ मास को नीचे ले आते हैं। और जब सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये इस पूरी क्रेन का कॉन्सेप्ट है। Humble, is it now clear to you or do you have any query on this? अगर अभी भी समझ में नहीं आया, just feel free to ask. Tension नहीं है, I'll explain this again. Okay, perfect. So now moving forward onto the last concept of stability, which is basically the last relation of stability, and that is with base area. Okay, so base area is, as the name explains, is the base area, like the basis area. जितना भी आपका base है, उसका total area base area कहलाता है. I am sure I don't need to explain this, लेकिन just to give you an idea, अगर हम दो objects की बात करें, तो मेरे पास एक rectangular block है और एक circle है. If you see, the entire bottom of the rectangle is in contact with the ground. जबकि अगर हम बॉल की बात करें, बॉल का एक बहुत ही माइन्यूट पोर्शन ग्राउंड के साथ इन कांटेक्ट है। तो आपके पास दो डिफरेंट बेस एरिया की कंडीशंस आ गई हैं। द फर्स्ट वन इज ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग ग्रेटर बेस एरिया एंड द सेकंड वन इज ऑफ अ बॉल हैविंग लेसर बेस एरिया। तो जब भी कभी आप बेस एरिया की बात करेंगे, so it's not about the area of the base, it's majorly about the area of the base in contact with ground. Generally हमारे पास क्या परसेप्शन है कि बेस एरिया इज द एरिया ऑफ बेस, दैट्स करेक्ट। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर क्या हो जाता है कि बेस एरिया हम उस एरिया को कंसीडर करते हैं जो कि ग्राउंड के साथ कॉन्टेक्ट में है। आई होप दिस इज क्लियर। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसकी, फिर आपको ये और बेहतर समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स से इफ आई हैव block or a body which is resting on some pylons which look like this. ये कुछ pylons के ऊपर rest कर रहे हैं. So if we go with the colloquial meaning, with the literal meaning, तो ये सब कुछ base में आएगा. All of this is the base, right? ये सब base है object की, लेकिन physics की terms में हम base area सिर्फ किसको consider करेंगे? The portion which is in contact with the ground, this one and this one. तो अब एक्चुअली आप देखें बेस एरिया बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम सिर्फ बेस के साथ देखें, लाइक ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में देखें, तो बहुत थोड़ी सी स्पेस है जो बेस के साथ कांटेक्ट में है. सो द पॉइंट ओवर हियर इज दैट बेस एरिया इज डायरेक्टली रिलेटेड, बेस एरिया इज डायरेक्टली रिलेटेड to stability. So whenever you want to increase the stability of a body, आप जब भी स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहोगे किसी भी बॉडी की, तो आप बेस एरिया के साथ क्या करोगे? आप बेस एरिया को बढ़ा दोगे. लाइक इफ यू टॉक अबाउट दिस बॉडी, तो इसकी स्टेबिलिटी अभी मुझे कम लग रही है क्योंकि ये सिर्फ इतनी सी जगह पे इन कॉन्टेक्ट है विद ग्राउंड. बट इफ आई लाइक पुल आउट दिस सेम ऑब्जेक्ट और मैं अब इस ऑब्जेक्ट की बेस के साथ थोड़ी सी चेंजेस करूं, तो हम क्या करेंगे? हम बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को पकड़ कर लाएंगे
और इस ऑब्जेक्ट की बेस को चेंज कर देंगे थोड़ा सा। नाउ व्हाट आई डिड इज, मैंने इसकी बेस में से जो पाइलन्स थे वो रिमूव कर दिए और अब मैंने इस पूरी सरफेस को बेस बना दिया। नाउ इफ यू सी, दिस एंटायर प्लेस इज नाउ इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। अब ये पूरी जो सरफेस है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आ चुकी है। तो आप देखें ये सब जो एरिया है इसको अब मैं क्या कहूंगा, बेस एरिया कहूंगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। जनरल टर्म्स में बेस एरिया क्या होता है, द एरिया ऑफ द बेस और बॉटम, बट इन फिजिक्स बेस एरिया इज द एरिया इन कॉन्टेक्ट विद ग्राउंड। तो जब भी कभी हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हम एरिया इन कॉन्टेक्ट विद ग्राउंड को कंसीडर करेंगे। Now if we talk about this one, it has a base area which is very low, so the stability would be low as well. While if we talk about the second one, the later one has a base area which is very wide, बहुत बड़ा base area है, so the stability would also be very large. तो हमने base area बढ़ाया तो stability भी बढ़ गई. So this is the very concept of stability with respect to base area. I'll just write down the definition of base area as well, ताकि आप लोगों को याद रहे. So over here, base area is the area of the object in contact with ground. तो अब कभी भी कोई अगर आपसे बेस एरिया की डेफिनेशन पूछेगा तो आपने उससे एक सवाल पूछना है, बेस एरिया अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, बेस एरिया अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। अगर वो भाई कहें कि बेस एरिया अकॉर्डिंग टू इंग्लिश बताएं तो आप क्या कहेंगे, बेस एरिया इज द एरिया ऑफ बेस। और अगर वो कहें कि बेस एरिया अकॉर्डिंग टू फिजिक्स बताएं तो आप क्या कहेंगे, बेस एरिया इज द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट विद ग्राउंड। तो ये जो डेफिनेशन है इसी में पूरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो बेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के साथ। अगर मैं स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं बेस एरिया को बढ़ा दूंगा, और अगर मैं स्टेबिलिटी कम करना चाहता हूँ तो मैं बेस एरिया को भी कम कर दूंगा। सो दिस इज द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ बेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू और विद रिलेशन टू स्टेबिलिटी। तो अब जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमारे पास स्टेबिलिटी के 3 फैक्टर्स हैं। Can anyone of you tell me the names of these factors? वो 3 कौन से फैक्टर्स हैं मेरे पास जिनसे स्टेबिलिटी को चेंज या ट्वीक किया जा सकता है? Can anyone of you tell me the names of these 3? जल्दी जल्दी हाथ चलाना है। Yes, we have center of mass, the first one, base area, the second one, yes, base area, and we have height. Very good, जबरदस्त। तो मेरे पास 3 फैक्टर्स आ गए। अब जल्दी से पहले वाले की बात कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास की अगर मैं बात करूं, सेंटर ऑफ मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली? डायरेक्ट है या इनवर्स है सेंटर ऑफ मास? इनवर्सली। देन वी टॉक अबाउट द सेकंड वन, बेस एरिया। बेस एरिया की बात करते हैं तो बेस एरिया डायरेक्ट है या इनवर्स है? इज बेस एरिया डायरेक्ट और इनवर्स? बेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेस एरिया क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड वन इज हाइट। तो तीसरा वाला हाइट है। हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के साथ या इनवर्सली? क्विकली ऑल ऑफ यू। हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक्सीलेंट, परफेक्ट। तो अब हम कर लेते हैं कुछ पास्ट पेपर्स। तो मोमेंट्स के पास्ट पेपर्स हम शुरू करने लगे। वी विल डू अ कपल ऑफ न्यूमेरिकल्स और फिर क्लास को जल्दी रैप कर लेंगे बिकॉज वी आर डन विद आवर टारगेट टुडे। तो स्टेबिलिटी और जो हमारा मोमेंट है उससे रिलेटेड अगर हम थ्योरी के क्वेश्चंस की बात करें तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी के वो न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। यहाँ पर आपसे टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज के बारे में नहीं पूछा जाता है इतना, कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ क्वेश्चन वी आर आस्क्ड फॉर द न्यूमेरिकल फॉर्म्स। लाइक आपसे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के बारे में पूछ लिया जाएगा या आपसे जो है वो सिर्फ मूवमेंट्स के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो कैलकुलेशन बेस्ड काम ज्यादा है और आपका जो न्यूमेरिकल्स के अलावा थ्योरी बेस्ड काम है वो कम होता है मूवमेंट्स में। पास्ट पेपर्स की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पास्ट पेपर्स ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2।
वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पेपर 4 राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। Now the first question is that we have spanner with us, और ये स्पैनर कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। अगेन द ड्राइंग इज हैजर्डस, तो ड्राइंग से जो है वो थोड़ा सा परहेज करें, मेरी ड्राइंग बहुत खतरनाक है। नाउ मूविंग ऑन, हमारे पास ये जो स्पैनर भाई थे इनमें एक स्क्रू या एक नट फिट है, और हम जो है वो दूसरी साइड से फोर्स लगा रहे हैं 8 न्यूटन। नाउ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्क्रू और नट until the point of force is 10 meters। तो मुझे इन्होंने कहा कि भाई आप ये बता दें कि स्क्रू पे मोमेंट कितना जनरेट हो रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मोमेंट दैट यू आर पुटिंग ऑनटू दैट स्क्रू। तो मोमेंट का फॉर्मूला कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी? मोमेंट का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस। परफेक्ट। और एक चीज जो मैंने आप लोगों को बताई थी प्रीवियस क्लास में, वो ये कि जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो हमेशा 90 डिग्री पे होगा। इट वुड बी एट 90 डिग्री टू द फोर्स, फोर्स के साथ 90 डिग्री पर होगा। तो अब आप इधर यहाँ पर आप देखें, आपका जो फोर्स है वो वर्टिकल है, जबकि डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है। सो यू हैव 90 डिग्री ओवर हियर, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, कुछ प्रूव्स के यहाँ पर मोमेंट है, और हम मोमेंट को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जल्दी से जरा मुझे मोमेंट कैलकुलेट करके अपनी वैल्यू बताएं। The distance is 10 and the force is 8. 10 and 8. So the force is 8 and the distance is 10. Excellent, very good. 80. तो हमारे पास 80 आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट भी तो जरूरी है, तो यूनिट बताइए जल्दी से। नहीं, 90 डिग्री सिर्फ समझने के लिए था, वो लाइक वैल्यूज में यूज नहीं होता कभी भी। यू विल नेवर यूज इट फॉर द वैल्यूज और फॉर द कैलकुलेशंस। हम सिर्फ जज करते हैं कि डिस्टेंस 90 डिग्री पे है या नहीं। अगर 90 डिग्री पे है तो बेस्ट है, कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेशंस करें। So we have got the SI unit as well, which is Newton meters. Very good, Anna. So the moment turns out to be 80 Newton meter. तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया मोमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक और पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, which is saying that you have a scale। अब ये हमारे एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है फॉर मोमेंट्स। मोमेंट्स में एक क्वेश्चन लाजमी आएगा, एग्जामिनर भाई जो है वो कुछ भी करके ये क्वेश्चन लाजमी देंगे मोमेंट्स में। ये क्वेश्चन रिलेट कर रहा है स्केल से, और इसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करवाया भी था क्लास में ऑन संडे। तो होता कुछ ऐसे है कि ये हमारे पास स्केल 0 सेंटीमीटर पे है यहाँ पे, एंड ओवर हियर इट इज स्टैंडिंग एट 100 सेंटीमीटर। इन्होंने जो है पिवट फिक्स कर दिया है वो here, and the distance of the pivot is 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर पे पिवट लगा दिया। अब मेरे पास आ जाता है सेंटर ऑफ मास which is currently standing at 50। सेंटर ऑफ मास जो है वो फिक्स है, सेंटर ऑफ मास सेंटर में ही होगा क्योंकि एक ज्योमेट्रिकल शेप। तो अब मुझे ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक ब्लॉक भी लगाया है। We have placed some block which is having 15 Newton of weight। वेट आ गया उसका 15 न्यूटन, और उसकी जो पोजीशन है वो इन्होंने मुझे बताई है एज 90। 90 सेंटीमीटर पे मेरे पास ये ब्लॉक रखा हुआ है which is of 15 न्यूटन। तो अब पॉइंट ये है कि मुझे इस स्केल का वेट फाइंड कर। तो मैंने आपको बताया था आप दो मोमेंट यूज करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ वेट अंटिल द पिवट, सेंटर ऑफ वेट से पिवट तक।
और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपके पास पिवट से वेट तक, जो आपका ब्लॉक रखा हुआ है वहां। तो अब दो मोमेंट हो गए मेरे पास, एक हो गया है वेट से पिवट तक और दूसरा ब्लॉक से पिवट तक। तो सबसे पहले मुझे इनके डिस्टेंसेस लिखने होंगे। जो वेट से पिवट तक है इसका डिस्टेंस आएगा 20 सेंटीमीटर, और जो पिवट से ब्लॉक तक है इसका डिस्टेंस आना चाहिए 60 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर आप 20 और 60 कहाँ से ला रहे हैं? तो बड़ा ही घटिया क्वेश्चन है। बेसिकली हम ये वैल्यूज ला रहे हैं स्केल से, फिगर से। देखें 30 और 50 हमारे पास दो पोजीशन थी, सेंटर ऑफ वेट और पिवट की, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो कितना आ गया, 20 आ गया। इन द सेम वे इफ आई डू द सेम फॉर 30 एंड 90, तो 30 और 90 को भी सब्ट्रैक्ट कर लें, यू विल गेट 60। एम आई परफेक्टली क्लियर ऑन दिस और नॉट? जल्दी से कंफर्म कर दें अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो। अगर समझ में नहीं आया तो भी बता दें, आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन, कोई टेंशन नहीं है। आई लाइक मेक श्योर कि आपको ये समझ आ जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लाजमी नहीं है कि यही फिगर आएगी, इससे रिलेट करके आ सकते हैं, डिफरेंट फिगर्स हो सकती हैं। सो आई एम नाउ मूविंग फॉरवर्ड, होपिंग दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर। अब मेरे पास एक डिस्टेंस आ गया 20, लेकिन उसके लिए जो फोर्स है यहाँ पे वो अननोन है। आई डोंट नो द फोर्स ओवर हियर, तो ये जो फोर्स है वो मुझे फाइंड करना। बट इफ वी टॉक अबाउट दिस वन विच इज 60, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे फोर्स गिवन है। ब्लॉक की फोर्स कितनी है मेरे पास, 15। द फोर्स ऑफ द ब्लॉक इज 15। तो मेरे पास F1 जो कि 20 सेंटीमीटर वाले के लिए फोर्स है वो नहीं पता, आई डोंट हैव दैट, सो इट इज अननोन। द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोजीशन व्हिच इज 20, वो मैं लिख लूंगा एज d1। फिर मेरे पास आ जाता है d2, द डिस्टेंस ऑफ सेकंड पोजीशन, वो मुझे गिवन है एज 60। d2 कितना गिवन है, 60, और F2 मुझे गिवन है 15 न्यूटन। अब कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी द फार्मूला फॉर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का फार्मूला बता सकता है कोई? यस, एनीवन ऑफ यू? दैट इज फॉर मूवमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का फार्मूला बताइए। वेरी गुड आमना, इट्स F1 d1 is equal to F2 d2. So Humble, you basically were going on the right track. आप जो फॉर्मूला बता रहे हैं वो मोमेंट का है, सो यू आर क्लियर ऑन योर पॉइंट। लेकिन हमारे पास यहाँ पर टोटल दो फार्मूलाज हैं, तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। द फर्स्ट वन इज फॉर मोमेंट्स, द सेकंड वन इज फॉर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। मोमेंट इज F1 sorry F times d, मोमेंट सिर्फ F into d है, which is your formula, that's correct. Then we have second one which is principle of moment, and that is F1 d1 is equal to F2 d2, तो मैंने अभी लिखा है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट F1 d1 F2 d2 एंड मोमेंट इज F into d। तो ये दो फार्मूलाज हैं हमारे पास। अब आपने वैल्यूज पुट इन करनी है और आंसर निकालना है। उसने हैज ऑलरेडी गॉट द आंसर, तो आप क्या करेंगे, F1 अननोन छोड़ेंगे, d1 is 20, then F2 is 15 times d2 which is 60। 20 को पकड़ के फेंकें इधर और 20 वहां पर हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, इधर आकर क्या हो जाएगा, 20 डिवाइड हो जाएगा। तो आप 15 टाइम्स 60 करें और फिर डिवाइड बाय 20 कर दें। अब यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ टू सॉल्व दीज नंबर्स। अब 15 टाइम्स 60 करने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो इधर आपको एक लॉजिक बताता हूँ, वो आप मैथ्स में P1 में भी यूज कीजिएगा ताकि जो सॉल्यूशन है वो जल्दी से और आराम से कर सकें। तो 20 और 60 को आप कैंसिल आउट करेंगे, यू विल बी लेफ्ट विद 3 ओवर हियर, देन 15 टाइम्स 3 इज गोइंग टू प्रोड्यूस 45 व्हिच इज F1। आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर। अब आगे चलते हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे अभी बता दें, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज वी आर मूविंग फॉरवर्ड onto the very last concept। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो ये
कि आपके पास कोई लेट सपोज एक लैडर है या एक जो है वो स्लोप है एंड यू हैव प्लेस्ड अ ब्लॉक ओवर हियर। अब यहाँ पे इस केस में वो आपको कुछ एक फोर्स दे देंगे, लेट्स से द फोर्स हैज बीन गिवन एज 80 न्यूटन, और डिस्टेंस में वो आपके साथ गेन कर देंगे। डिस्टेंस में क्या कहेंगे, वो कहेंगे भाई हमारे पास एक डिस्टेंस है 15 मीटर और एक डिस्टेंस है स्लांटेड व्हिच इज 20 मीटर। अब आपने मोमेंट फाइंड करना, तो मोमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था F इंटू डी। फॉर्मूला फॉर मोमेंट वाज F इंटू डी। लेकिन गड़बड़ ये हो गई है कि मेरे पास डिस्टेंस की दो वैल्यूज है, आई गॉट टू वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि अब मुझे कंफर्म नहीं है कि मैं डिस्टेंस की कौन सी वैल्यू सपोज करूं। सो द पॉइंट हियर इज आई हैव गॉट द फोर्स, आई हैव गॉट द डिस्टेंस, लेकिन दो डिस्टेंसेस आ गए, तो मैंने 90 डिग्री वाले को सपोज करना है, द वन व्हिच इज एट 90 डिग्री। तो फोर्स के साथ 90 डिग्री में कौन सा है, 15। So I'll use 80 as my force and the distance would be considered as 15. तो फोर्स के साथ आपने ये देखना होता है कि distance which is at 90 degree would only be considered. So I hope this is perfectly clear. Now kindly just confirm if this is perfectly clear या इसमें कोई क्वेरी है। हमने सिर्फ ये कंसीडर करना है कि फोर्स और डिस्टेंस के बीच में हमेशा 90 डिग्री रहे। तो अगर 90 डिग्री नहीं है, जैसे 80 न्यूटन के साथ 20 मीटर में कहीं 90 डिग्री नहीं बन रहा, द एंगल ओवर हियर इज नॉट 90, तो हम 20 मीटर को एंटरटेन नहीं करेंगे। 20 मीटर को क्या कहेंगे, भाई आप हमारे कैलिबर के नहीं है और आप यहाँ से निकल जाए। 15 को हम कहेंगे हाँ भाई आप हमारे कैलिबर के, आप आ जाए और आपको हम एंटरटेन करेंगे। तो 15 को हम लेकर और सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट मोमेंट्स। वी आर डन विद चैप्टर नंबर 5। अगर इसमें कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज जस्ट कंफर्म इफ दिस इज परफेक्टली क्लियर। जल्दी से बता दें इफ दिस इज परफेक्टली क्लियर या इसमें कोई क्वेरी है, क्योंकि अब इसकी आपको आज इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिलेगी और साथ में पास्ट पेपर्स भी मिलेंगे, तो पास्ट पेपर सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो इज इट ऑल परफेक्टली क्लियर हम्बल? ओके परफेक्ट। तो आज फिर इंशाल्लाह इतना ही रखते हैं। We will then continue in the next class. See you all. Take care. Allah Hafiz.